नमस्कार बच्चों, मैं अमरेंद्र कुमार मिश्र, प्रवक्ता हिंदी डाइट प्रतापगढ़, आप लोगों का अपने इस वर्चुअल क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ये जानेंगे कि जब हम किसी का जीवन परिचय लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी प्रमुख बातें होती हैं और लिखते समय हमें किन किन प्रमुख बातों को ध्यान में रखना होता है। सुविधा की दृष्टिकोण से हमने जीवन परिचय लेखन को मुख्यतः 4 भागों में बांट लिया है। सबसे पहला सामान्य परिचय, दूसरा कृतियां या रचनाएं, तीसरा काव्यगत विशेषताएं और चौथा हिंदी साहित्य में स्थान। इन 4 मुख्य शीर्षक के अंतर्गत हम लोग किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के संदर्भ में बात करते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहले सामान्य परिचय की तरफ। सामान्य परिचय में क्या क्या लिखा जाता है? सामान्य परिचय में सबसे पहले जन्म समय लिखा जाता है, अर्थात जिस कवि या लेखक के बारे में आप बात कर रहे हैं उसका जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, जन्म समय और जन्म स्थान। जन्म समय को आप संवत में भी बता सकते हैं और सन में भी बता सकते हैं। जानते ही होंगे कि संवत जो है 57 साल आगे होता है और सन 57 साल पीछे है, अर्थात अगर संवत में से आप 57 घटा देंगे तो वह सन में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है माता पिता का नाम, परंतु ये लिखने से पहले एक चीज ऊपर जन्म समय और जन्म स्थान के संदर्भ में ध्यान देने योग्य बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कवि या लेखक होते हैं जिनके जन्म समय और जन्म स्थान के संदर्भ में मतभेद होता है। एक विद्वान या एक साहित्य का इतिहासकार दूसरा मानता है, दूसरा साहित्य का इतिहासकार दूसरा मानता है। तो अगर ऐसी स्थिति हो तो सबसे पहले आप लोगों को वहीं पर इस बात को स्पष्ट कर देना होता है कि फला विद्वान के अनुसार इनका जन्म समय फला है और फला विद्वान के अनुसार इनका जन्म समय फला है। और इसके बाद ये भी बताना पड़ता है कि आजकल के अधिकांश विद्वान या ज़्यादातर विद्वान किस समय को या किस स्थान को सही मानते हैं। मतलब आपको तीनों तथ्य सामने रखने होते हैं और उस रखे गए तथ्य में सर्वाधिक मान्य तथ्य के बारे में भी बात करनी होती है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं माता पिता के नाम के बारे में। इसमें आप कवि के या लेखक के माता पिता का नाम का उल्लेख करते हैं, उनकी पत्नी के नाम का उल्लेख करते हैं, उनके पुत्र या पुत्री के नाम का उल्लेख करते हैं। उल्लेख करते समय ध्यान देने योग्य बात यह होती है कि अगर माता पिता, पत्नी, पुत्र पुत्री इन सब के संदर्भ में कोई आपको अंतः साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो उसका भी उल्लेख कर देना उचित होता है। अंतः साक्ष्य से तात्पर्य होता है कि कवि ने स्वयं अपने बारे में कुछ कहा हो या कवि के समय के विद्वानों ने कवि के समय में अन्य किसी महत्वपूर्ण विद्वान, व्यक्ति या रचनाकार ने इसके संदर्भ में कुछ कहा हो, तो वो सर्वाधिक प्रामाणिक चीज़ों में से एक मानी जाती हैं। उसका उल्लेख करना औचित्यपूर्ण होता है, वो आपके जीवन परिचय की प्रामाणिकता को बढ़ाता है, आपके द्वारा लिखे गए जीवन परिचय की प्रामाणिकता को बढ़ाता है। इसके बाद आता है गुरु का नाम। सामान्य रूप से प्रारंभ के जितने भी आदिकाल या भक्तिकाल के कवि हैं वो अपने गुरु के नाम का स्मरण करते हैं अपनी रचनाओं में ससम्मान, तो वहाँ पर हमें गुरु के नाम में कोई दिक्कत प्राप्त नहीं होती है। ज़्यादातर विद्वानों के गुरु का नाम सर्व स्वीकृत है, लेकिन कुछ के संदर्भ में मतभेद भी हैं, तो वहाँ पर आप दोनों लिखेंगे, जो सर्व स्वीकृत है और जो कुछ अन्य विद्वान मानते हैं। इसके बाद अगला बिंदु आता है शिक्षा का। शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है? शिक्षा से तात्पर्य होता है कि उन्होंने अपने जीवन में औपचारिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, और अगर औपचारिक शिक्षा नहीं प्राप्त की है तो अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत क्या रहा है। जैसे अगर आप आदिकाल भक्तिकाल के कवियों के शिक्षा के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा
कि या तो वो किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध होंगे या तो देशाटन इत्यादि के द्वारा उन्होंने शिक्षा प्राप्त की होगी। लेकिन आधुनिक काल के कवियों या लेखकों के बारे में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लोग औपचारिक शिक्षा प्राप्त किए हुए होते हैं। हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, परास्नातक, पीएचडी इत्यादि डिग्री धारक होते हैं। तो ऐसे कवियों और लेखकों के बारे में जब आप उनकी शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी या अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी तो कहाँ से प्राप्त की थी, और औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी तो कहाँ से प्राप्त की थी। अगला महत्वपूर्ण बिंदु होता है आजीविका। आजीविका से तात्पर्य उस जीवन निर्वाह की प्रक्रिया के साधन से होता है जिस साधन के द्वारा उन्होंने अपने आप का, अपने माता पिता का, अपनी पत्नी का, अपने पुत्र पुत्री का, अपने पूरे परिवार का भरण पोषण किया होता है। प्रारंभ के समय में, शुरुआती समय में ये आजीविका जो है अलग अलग ढेर सारे कारण हो सकते थे कि इस माध्यम से उन्होंने प्राप्त किया हो। आधुनिक समय में ज़्यादातर विद्वानों ने, ज़्यादातर कवियों या लेखकों ने या तो नौकरी के सहारे या व्यवसाय के सहारे अपनी आजीविका का निर्वहन किया है। तो इसके अंतर्गत आपको ये बताना होगा कि संबंधित व्यक्ति के, संबंधित कवि के, संबंधित रचनाकार की आजीविका का स्रोत क्या क्या रहा है। तत्पश्चात अगला बिंदु आता है मृत्यु समय का। मृत्यु समय और मृत्यु स्थल। मृत्यु समय और मृत्यु स्थल के संदर्भ में भी आपको ये बताना होता है कि संबंधित कवि या रचनाकार की मृत्यु कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी। अगर उसके संदर्भ में भी मतभेद है तो उस मतभेद का भी आपको उल्लेख करना पड़ता है। उस मृत्यु स्थल या मृत्यु समय के संबंध यदि कोई विशेष घटना घटी है तो उसका उल्लेख करना पड़ता है। और अंत में ये भी बताना पड़ता है कि ज़्यादातर विद्वान किस समय को उनका मृत्यु समय मानते हैं और किस स्थल को उनका मृत्यु स्थल मानते हैं। तो ये रहा किसी कवि या किसी लेखक के जीवन परिचय का सामान्य परिचय। अब इसके बाद दूसरा मुख्य भाग आता है कृतियां या रचनाएं। कृतियां या रचनाओं से तात्पर्य किसी कवि या लेखक की उन रचनाओं से होता है जिसका उसने अपने जीवन भर में सृजन किया होता है। वैसे तो एक कवि या लेखक के द्वारा विपुल मात्रा में साहित्य का सृजन किया गया होता है और उसकी समस्त रचनाओं का उल्लेख करना संभव नहीं होता है। तो आप अगर सभी संभव रचनाओं का उल्लेख ना कर पाए तो उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें और ध्यान देकर करें कि जितनी भी विधाओं में उन्होंने रचना की हो उन सारी विधाओं से संबंधित 2-2, 4-4 रचनाओं का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। जैसे यदि कोई लेखक नाटक भी लिखता है, आलोचना भी लिखता है, हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखता है, कहानी भी लिखता है, उपन्यास भी लिखता है, तो उसकी इन समस्त विधाओं से संबंधित 2-2, 4-4 रचनाओं का, महत्वपूर्ण रचनाओं का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें और उन रचनाओं की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको भी इंगित करें। अब इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है काव्यगत विशेषताएं। काव्यगत विशेषताओं के दो भाग होते हैं, एक भावपक्षी विशेषता और दूसरी कलापक्षी विशेषता। भावपक्षी विशेषता और कलापक्षी विशेषता क्या होती है यह आप ध्यानपूर्वक समझ लें। भावपक्षी विशेषता से तात्पर्य होता है कि कोई कवि या लेखक ने अपने जीवन भर में जो कुछ सृजन किया है, जो कुछ भी लिखा है, उसमें 6, 7, 8 बिंदु अनिवार्य रूप से ऐसे होंगे जिन पर उसने ज़्यादा बात की होगी। मतलब उसके साहित्य का अधिकांश हिस्सा उन 6, 7, 8 बिंदुओं पर लिखने में खर्च हुआ होगा। तो आपको उन 6, 7, 8 बिंदुओं को रेखांकित करना है कि इनके समग्र साहित्य में ये 7, 8 वस्तुएं ऐसी हैं जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं। वो आपकी हो जाएंगी भावपक्षीय विशेषता। भावपक्षी विशेषता के अंतर्गत ध्यान रखने वाली बात यह भी होती है कि जब आप भावपक्षी विशेषता को लिख रहे होते हैं तो वो किसी लेखक में 5, 6 भी हो सकती है, किसी में 7, 8 भी हो सकती है, किसी में 10, 12 भी हो सकती है।
तो आप ध्यान रखें कि आपको जिन जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ये दिखता हो कि इस रचनाकार ने ज़्यादा फोकस किया है अपने साहित्य का, उसका उल्लेख आप अनिवार्य रूप से करें। यहाँ पर भाव पक्षी विशेषता के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से करके आप बिंदु डालते हुए एक एक करके लिखते जाएं, और अगर संभव हो पाए तो उनसे संबंधित एक एक उद्धरण भी देते जाएं। अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं कला पक्षीय विशेषता। कला पक्षी विशेषता के अंतर्गत क्या आता है? कला का तात्पर्य ही होता है सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुतिकरण। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं, 1000 तरीके हो सकते हैं। एक ही बात को आप 1000 तरीकों से कह सकते हैं। अब जो यही 1000 कहने के तरीके होते हैं, इसी को कला कहते हैं। जब आप किसी साहित्यकार की, किसी कवि की, किसी रचनाकार की कला पक्षी विशेषता पर बात कर रहे हों, तो आपको मुख्यतः 7-8 बिंदुओं पर बात करना होता है। जिन 7-8 बिंदुओं पर मुख्य रूप से बात करना होता है वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे हैं। नंबर 1 भाषा, नंबर 2 शैली, नंबर 3 अलंकार, नंबर 4 छंद, नंबर 4 प्रतीकात्मकता, नंबर 6 बिंबात्मकता, नंबर 7 काव्य भाषा, और इसी तरह से ढेर सारे बिंदु हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वह रचनाकार किस ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करता है, और उसके अंतर्गत आपको कला पक्षी विशेषताओं का वर्णन करना होता है। सबसे पहले हम आते हैं भाषा पर। जैसे भाषा है, तो भाषा से जब कोई कवि या रचनाकार अपनी वस्तु तत्व को अभिव्यक्त कर रहा होगा, तो वह सरल सीधी भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, आलंकारिक भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, तत्सम प्रधान भाषा का भी प्रयोग कर सकता है, तद्भव प्रधान भाषा का प्रयोग कर सकता है, देसी शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग कर सकता है, या विदेशी भाषाओं के शब्दों से युक्त भाषा का प्रयोग कर सकता है, या इन सब के मिले जुले रूप में अपनी बात को रख सकता है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि जो संबंधित रचनाकार है, जिसका जीवन परिचय हम लोग दे रहे हैं, उसने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम प्रधान है कि तद्भव प्रधान है, आलंकारिक है कि सरल है, चुटीली है कि सपाट है, ये आपको भाषा के अंतर्गत बात करनी पड़ती है। दूसरा बिंदु होता है शैली। शैली के अंतर्गत क्या होता है? शैली के बारे में कहा जाता है कि किसी रचनाकार या लेखक की जो अद्वितीय विशेषता होती है वो होती है शैली। यद्यपि शैली के भी कुछ प्रमुख प्रकार हैं, चित्रात्मक शैली, विचारात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, लेकिन ये शैली हो सकता है कि एक ही शैली का प्रयोग 2 लोग कर रहे हों, लेकिन अगर रचनाकार अलग है तो अनिवार्य रूप से उसकी एक ही शैली का प्रयोग करते हुए भी उसकी शैली विशिष्ट हो जाती है। जैसे एक ही विषय पर यदि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लिख रहे हैं और उसी विषय पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से भले ही दोनों जो है गवेषणात्मक शैली में लिख रहे हैं वो, लेकिन फिर भी दोनों की लेखन शैली में अंतर होगा। तो शैली जो है वो अद्वितीय विशेषता होती है, और इसका उपयोग या इसका सही समझ आपको तब हो पाएगी जब अभी हम अपने अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाते समय कुछ लेखकों या कुछ कवियों की शैली के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पर हम आपको ये बताएंगे कि देखिए कैसे एक ही शैली का प्रयोग इस लेखक के द्वारा किया गया है तो इस रूप में आया है, और कैसे इसी शैली का प्रयोग दूसरे लेखक के द्वारा किया गया है तो इस रूप में आया है। ये आपको वहाँ पर ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगी। तीसरी चीज़ है अलंकार। अलंकार के बारे में जानते ही है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः 2 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। कुछ लोग उभयालंकार को भी अलंकार मानते हैं। तो हर कवि का कोई न कोई प्रिय अलंकार होता है। एक कोई सर्वाधिक प्रिय अलंकार होता है, और 5-6 जो है उसके साहित्य में, उसकी रचनाओं में बहुतायत मात्रा में प्रयुक्त हुए अलंकार होते हैं। तो इस शीर्षक के अंतर्गत आप लोगों को जिस कवि का आप साहित्यिक परिचय दे रहे हैं, जीवन परिचय दे रहे हैं, उस कवि की
उस कवि के सर्वाधिक प्रिय अलंकार का उल्लेख करना होता है और उसके साथ ही साथ उसके साहित्य में पाए जाने वाले अन्य ऐसे अलंकार जिनका बहुतायत मात्रा में प्रयोग हुआ है उसका उल्लेख करना होता है, और अगर आपके द्वारा संभव हो पाए तो उसके 1-2 उदाहरण भी प्रस्तुत करने होते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग छंद पे। छंद क्या है? यति, गति, लय, तुक, ताल, इनके सम्यक नियोजन से युक्त रचना छंद कहलाती है। छंद भी आप लोग जानते हैं मुख्यतः दो तरह के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। आधुनिक काल के कवियों ने एक तीसरे छंद का भी प्रयोग किया है जिसके प्रवर्तक श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, और वो छंद है मुक्त छंद। तो आप लोगों को जो है इन 3 छंदों में से किसी एक छंद का उल्लेख करना होता है कि मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर या वर्णिक छंद का प्रयोग किया गया है। अगर मात्रिक छंद का प्रयोग किया गया है तो कौन से छंद का ज़्यादा प्रयोग किया है संबंधित कवि ने। अगर वर्णिक छंद का प्रयोग बहुतायत मात्रा में हुआ है तो संबंधित कवि ने किस वर्णिक छंद का प्रयोग किया है। और अगर मुक्त छंद का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया गया है तो संबंधित कवि ने मुक्त छंद में किस चीज को प्रधान रखा है। सामान्यतया अधिकांश मुक्त छंद के रचनाकारों में लयात्मकता प्रधान होती है, लेकिन फिर भी आपको ये बताना पड़ेगा। कुछ रचनाकारों ने संगीतात्मकता के आधार पर भी अपने रचनाओं को सृजित करने का प्रयास किया है। स्वयं निराला जी ने भी किया है अपनी आखिरी कविताओं में, ताक कम सिनवारी जैसी कविताओं में संगीतात्मकता के आधार पर कविता रचने का प्रयास किया है। अब इसके बाद अगला बिंदु आता है प्रतीकात्मकता। एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना किसी गुण विशेष के आधार पर, इसे कहते हैं प्रतीकात्मकता। जैसे धोखेबाज इंसान को सांप से परितुलित कर देना। धोखेबाज इंसान को का वर्णन धोखेबाज इंसान के रूप में ना करके सांप के रूप में वर्णित करना, इसको कहते हैं प्रतीकात्मकता। इसका प्रयोग प्राचीन कवियों ने भी किया है और आधुनिक कवियों ने किया है। आधुनिक कवियों ने भी किया है, आधुनिक कवियों ने तो बल्कि कुछ ज़्यादा ही किया है। तो आपको अगर उनकी रचनाओं में कुछ ऐसे तत्व मिलते हैं, ऐसे उदाहरण दिखते हैं जहाँ पर उन्होंने प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया है, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सहारे अभिव्यक्त किया है, तो आप लोगों को उसका उल्लेख करना होगा। अगला महत्वपूर्ण तत्व है बिंबात्मकता। बिंबात्मकता ये आधुनिक कविता का प्रमुख प्रतिमान है कि बिंबात्मकता क्या होती है, इसके बारे में कभी एक स्वतंत्र क्लास की आवश्यकता है जिसमें मैं आप लोगों को समझा सकूं कि बिंबात्मकता क्या होती है, किस तरह से होती है। इतनी आसान चीज़ नहीं है, और शुरुआती आदिकाल के रचनाकारों में तो ये पाई ही नहीं जाती। मध्यकालीन रचनाकारों में मुख्यतः मलिक मोहम्मद जायसी में और थोड़ा बहुत रीतिकाल के कवियों में पाई जाती है। बिंबात्मकता मुख्य रूप से आकर आधुनिक युग में अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी, इनकी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में दिखती है और अपने सर्वोत्कृष्ट रूपों में दिखती है। तो जब आप आधुनिक कवियों का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय देंगे तो उस समय जो है आप इसका उल्लेख करेंगे कि इनके काव्य में कहाँ कहाँ पर बिंबात्मकता दिखाई पड़ती है। इसके अतिरिक्त और भी प्रमुख कुछ प्रतिमान हैं, जैसे काव्य भाषा है और शब्द शक्तियाँ हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन ये सबका वर्णन तब आएगा जब हम किसी कवि विशेष के बारे में बात करेंगे और उस कवि विशेष में ये शिल्प पक्षीय विशेषताएं दिखाई पड़ेंगी, तो हम वहाँ पर उस विषय पर विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। अब अंत में आते हैं हम लोग, चौथा प्रमुख बिंदु है हिंदी साहित्य में स्थान। हिंदी साहित्य में स्थान के अंतर्गत हमें ये देखना होता है कि संबंधित कवि जिसका जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय हम लिख रहे हैं, उसने अपने पूरे जीवन में जिस साहित्य का सृजन किया है वह साहित्य हिंदी साहित्य में कितना महत्व रखता है, और इस महत्व का निर्धारण मुख्य रूप से साहित्य के इतिहासकार के द्वारा होता है। तो आप जब भी किसी कवि का जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय लिखें तो कोशिश करें कि उस कवि या उस लेखक के साहित्यिक योगदान के बारे में किसी हिंदी साहित्य के इतिहासकार ने
क्या लिखा है, कोई अच्छा सा उनका वाक्य आप वहाँ पर लिख सकते हैं। ये आपके द्वारा लिखे जा रहे जीवन परिचय को और ज़्यादा वैध बनाएगा और ज़्यादा प्रामाणिक बनाएगा। और अगर आपको ऐसा कोई वाक्य प्राप्त नहीं होता है, आपको कोई ऐसा वक्तव्य प्राप्त नहीं होता है और आप स्वयं काव्य रचना की क्षमता से युक्त हैं, तो आप संबंधित कवि के बारे में स्वयं द्वारा 2-4 पंक्तियों में उनके योगदान के संदर्भ में कुछ लिख करके अपने द्वारा लिखे जा रहे जीवन परिचय को पूर्ण कर सकते हैं, संबंधित कवि के महत्व को रेखांकित कर सकते हैं और अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आज के अपने इस क्लास में देखा कि किसी भी रचनाकार या विद्वान या लेखक का जीवन परिचय लिखते समय या पढ़ते समय हमें मुख्य रूप से 4 बातों पर ध्यान देना होता है। ये होता है कि उसका सामान्य परिचय क्या है, उसकी कृतियाँ और रचनाएं कौन कौन सी हैं, उसकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं और उसका हिंदी साहित्य में स्थान कहाँ पर निर्धारित होता है। जब आप किसी कवि को पढ़ें तो उस कवि से संबंधित इन सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए एक स्थान पर लिखें और उस लिखे गए बिंदुओं के सहारे अपने द्वारा लिखे जा रहे उस कवि के जीवन परिचय में उसका उपयोग करें। अगली क्लास में हम किसी कवि या लेखक को सामने रख करके इन बिंदुओं पर बात करेंगे। तो अभी जो मेरे द्वारा सैद्धांतिक विवेचन किया जा रहा है, इसका व्यवहारिक उपयोग आपको देखने में मिलेगा और आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। इतनी देर ध्यानपूर्वक मुझे सुनने के लिए धन्यवाद।